नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य। और ये जो टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ आप सब नोटबुक ज़रूर लेके बैठें और इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करें। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राष्ट्रपति के अधिकार कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। इनको कुछ विशेष पावर दी गई होती हैं। ठीक है, गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है तो सरकार के पास ही अधिकार है कि वह उसे बर्खास्त कर दे। यानी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, यानी कि संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही, तो उसको स्थगित करने की भी कुछ पावर्स होती हैं। ये स्थगित करने की क्या पावर है, कहाँ दी गई है, ये पावर आपातकाल में दी गई होती हैं। और राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि कार्यपालिका की। ये तो कुछ छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें हैं। चलिए हम यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, और आप सब प्लीज़ इन सब चीज़ों की नोटबुक, यानी कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जिसके अंदर सिर्फ प्रशासनिक शक्ति, आर्टिकल 53 ऐसे लिख सकते हो। ओके, जैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना सही लगे वैसे आप कर सकते हो, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से तैयार ज़रूर रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, या फिर सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपातकाल की जो 3 शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय, ये पूछी जाएगी। 352 है, 356 और 60, ये सब पूछी जाती है, वो हम पढ़ेंगे। और वीडियो लंबी रहेगी इसलिए इसको 2 टॉपिक में बांटने की कोशिश करेंगे, 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाकर। चलिए, अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी कि जो आपने पता ना IAS, IPS, IRS, ये सारे के सारे, यानी कि जो भी हम प्रशासनिक कार्य करते हैं उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी या उनके आदेश के अनुसार ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, यानी कार्यपालिका जो होती है उसका ऑफिशियली जो प्रधान होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति होता है। अंत संघीय कार्यपालिका यानी सेंट्रल कार्यपालिका के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति के नाम का मतलब यहाँ पर है, अगर कोई काम किया जा रहा है या उसको करना है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिना उनके साइन के कोई भी काम नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि नियुक्ति संबंधी अधिकार, रिक्वायरमेंट राइट्स। ठीक है, राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करता है? ऑलमोस्ट सभी जो बड़े बड़े पद हैं उन सबको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। जैसे कि भारत के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपको लगता होगा कि इलेक्शन तो भाई प्रधानमंत्री, वो बात सही है, लेकिन नियुक्ति का मतलब ये है कि उनको प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है तो हस्ताक्षर या एक्सेप्टेंस दी जाती है। जैसे आपका स्कूल की रिपोर्ट कार्ड बनती है ना, भले एग्ज़ाम तो आपने दिया है और अब एग्ज़ाम को आप पास कर चुके हो, अब आप दूसरी क्लास में जा रहे हो जिसके अंदर आपके क्लास टीचर और प्रिंसिपल के दोनों के साइन होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद या कोई अलग पद दिया जाता है तो उस पर जो साइन होते हैं वो राष्ट्रपति के साइन किए जाते, तब वो पद अपना ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व उनके मध्य मंत्रालय का वितरण करता है। यानी कि जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती तो प्रधानमंत्री अपने गिने चुने मेंबर्स को सेलेक्ट करता है कि किन को मंत्री परिषद बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे। ये सारी लिस्ट जो है ऐसे समझ सकते हो, ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री जिनको चुन लिया है, और इनकी कोई टीम है जिसको हम बोलते हैं मंत्रिपरिषद। इसके अंदर कुछ नाम होंगे बहुत सारे, इन सब की लिस्ट प्रधानमंत्री लेके कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति के पास, और ये उन सब की नाम के आगे साइन कर देंगे, हाँ ये सारे के सारे जो है मंत्रिपरिषद में सारे नेता विधायक जो हैं शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल और कैग, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष, राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो बड़े बड़े के पद हैं, फाइनेंस के जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, इन सब की जांच क्या करता है?
ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। बजट बिन की देख रेख में, चेकिंग में ये सब होता है। सरकारी कंपनियों की जांच ये ही करते हैं। ठीक है, जैसे ऑडिट वगैरह करना। ठीक है, जो कॉमर्स के लोग हैं उनको तो पता ही होगा कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब कि इन सब की जांच की जाती है कि सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो कैग के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े पद हैं, कैग है, यूपीएससी है, गवर्नर है जिसे हम राज्यपाल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एससी एसटी व ओबीसी से संबंधित जो भी बड़े बड़े आयोग वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, या जो भी फैसले वगैरह लिए जाते हैं, इन सब के जो अध्यक्ष होते हैं बड़े, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर बोली गई है। और यहीं पे बोला है केंद्र व राज्य, ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल नियुक्त कर सकता है। यानी कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट उसका अध्यक्ष ये चुन सकता है जो दो राज्यों के बीच में किसी प्रकार का कोई कलेश या किसी प्रकार का सहयोग वगैरह संधि वगैरह बनानी है, उनकी जांच पड़ताल के लिए अध्यक्ष या डिपार्टमेंट बना सकता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब आता है केंद्र से प्रशासनिक कार्य संबंधी जानकारी मांग सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा यानी मंत्री परिषद कुछ भी ऐसा काम कर रही है तो उसकी सारी जानकारी राष्ट्रपति मांग सकता है। ठीक है, आपने स्कूल में इतना पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति तो नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होती। ऐसा नहीं है। 11वीं क्लास में भी आपको कुछ बताया भी गया होगा कि राष्ट्रपति की भी पावर्स होती हैं। ठीक है, ऐसे तो वो बंदा यही सोचेगा, कोई राष्ट्रपति चुन लिया गया है कि भाई मैं तो नाम मात्र का राष्ट्रपति, सारी पावर जो प्रधानमंत्री करता है, मैं तो सिर्फ एक स्टैम्प पेपर हूँ। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति की भी कुछ पावर होती है। जैसे कि आपको अभी यहाँ पर ये थोड़ी बहुत टॉपिक्स पढ़ के आपको लगे क्या होगा, अभी और भी इसकी पावर्स हैं। जैसे सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, आर्टिकल 54। राष्ट्रपति सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान होता है। ठीक है, और तीनों सेना, वायु, थल एवं जल, यानी कि एयरफोर्स, ठीक है, पुलिस और नेवी, इन सब का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। जो IAS IPS सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको अभी राष्ट्रपति भवन बुलाया जाएगा, जाना आप भी। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु राष्ट्रपति के अधिकार विधायी मंत्रालय से बाहर नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पर यानी कि विधायी कहने का मतलब ये है कि पूरे विधायी का जो संसद के नियम फैसले होंगे उन सब की सलाह से ही राष्ट्रपति को एक्शन वगैरह लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर। बस अब आता है पॉलिटिकल पावर। देखो, राजनीति है लेकिन फिर भी कुछ पावर्स हैं पॉलिटिकल से संबंधित राष्ट्रपति की, जैसे कि विदेशों से संधियां किया जाना। इसके अंदर होता है कि जैसे कि इंडिया है, किसी भी अन्य देश के साथ जो भी रिलेशन, जो भी समझौते, नीतियाँ तैयार की जा रही हैं, वो सब की जानकारी राष्ट्रपति के पास होती है और उनके सलाह मशवरा भी इसमें लिए जाते हैं और उनको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर फॉरेन रिलेशन के ऊपर बात करी गई है। विदेश नीति का निर्धारण कैसे बनाई जाएगी, विदेश नीति को चलाया कैसे जाएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री जाते हैं, ठीक है, लेकिन सभी चीज़ के बारे में जानकारी राष्ट्रपति को भी होगी। वो भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करेंगे जब पॉलिटिकल मुद्दे आएंगे। अब आता है हमारा विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी शक्ति अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग यानी इम्पोर्टेंट मेंबर है। अंततः इस रूप में उसे विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं और पिछली बार इम्पोर्टेंट मेंबर है पूरे भारत का, तो उसके पास भी कुछ पावर होती है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन का आह्वान या सत्रावासन कर सकता है। कहने का मतलब ये है राष्ट्रपति जो है लोकसभा राज्यसभा ये दोनों जो सदन होते हैं, ठीक है, उसके संसद के, इन लोकसभा और राज्यसभा, इनको कभी भी बुला सकता है और कभी भी इनको विघटित यानी कि स्थगित भी कर सकता है। प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करेगा। यानी चुनाव वगैरह हो जाने के बाद जो पहली कमेटी या मीटिंग या जो भी सत्र होगा, अधिवेशन होगा, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, यानी लोकसभा राज्यसभा को दोनों को एक साथ संसद में बुला सकता है।
इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो स्पीकर होता है वो व्यक्ति इनको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये सारी बातें अनुच्छेद 108 में ये लिखी गई हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को डायरेक्टली चुन लेता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस। ठीक है, ये तो आप सबको मालूम है। विधेयक संबंधी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि कोई भी विधेयक कानूनी रूप तब तक नहीं ले सकता जब तक वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त ना कर ले। ठीक है, अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाते हो, देखते नहीं हो पूरी, इसलिए।